देखना क्लैरिटी का फिर कर देना। ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। हमने पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में अभी तक डिस्कशन किया है, टॉपिक में डिटेल ब्रीफ डिस्कशन किया था। रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीएच, रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीएच, नंबर 1 टाइप्स ऑफ पीपीएच। टाइप्स ऑफ पीपीएच में हमने क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ पीपीएच में हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग दी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। फिर एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे पहुंचे थे, ईटियोलॉजी ऑफ पीपीएच। मैंने वहां पर आपको एग्जैक्टली बताया था कि जो एटोनिक यूट्रस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे एटोनिक यूट्रस जो है वो पेशेंट के अंदर क्या करवा सकता है? पीपीएच करवा सकता है। मैंने आपको ये भी बताया कि एटोनिक यूट्रस के अंदर, एटोनिक यूट्रस मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस क्यों हो सकते हैं खत्म, वाई देयर इज एटोनिक यूट्रस, तो उसका कारण भी मैंने बताया था। जैसे एग्जांपल लाइक का ग्रांड मल्टीग्रेविडा, हिस्ट्री ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, लाइक जिसमें एंटीपार्टम हेमरेज में भी मेनली कौन सा? प्लेसेंटा प्रीविया। उसके अलावा मैंने आपको एटोनिक यूट्रस के रिलेटेड बताया कि प्रेसिपिटेड लेबर, बहुत ही फोर्सफुल लेबर हो जाती है, ऑक्सीटोसिन ओवरडोज हो जाता है, थर्ड स्टेज का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एटोनिक यूट्रस का, वो ये भी है मोर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा अबनॉर्मली गलत तरीके से अटैच है किसके साथ? यूट्रस के साथ में, मतलब एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम के साथ में, जिसमें हम प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा, परक्रीटा, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले अभी इसी टॉपिक के अंदर। फाइन, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। फाइनली उसके बाद हमारी जो ईटियोलॉजी थी वो एटोनिक यूट्रस था, ट्रॉमेटिक यूट्रस था। ट्रॉमेटिक यूट्रस के अलावा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। उसके अलावा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी सम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स थे, रिगार्डिंग DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। ऐसे कुछ चीजें हमने ईटियोलॉजी में डिस्कस की, किसके रिगार्डिंग? पोस्टपार्टम हेमरेज के रिगार्डिंग। अब हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज की, हाउ टू मैनेज दी पोस्टपार्टम हेमरेज। देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ पीपीएच पेशेंट। देखिए, जो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो पेशेंट है, पोस्टपार्टम हेमरेज का पेशेंट है, वो कितना सीवियर है, हाउ सीवियर द पेशेंट इज, उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? मतलब देखिए, जब भी कभी नाम आता है पेशेंट की सीवियरिटी का, हमें क्या चीज सीवियर लग रही है यहाँ पर? शोक। पेशेंट इज इन द हाइपोवोलेमिक शोक, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शोक में है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल सिचुएशन फॉर पीपीएच पेशेंट। तो पेशेंट कितना डिग्री शोक में है, कितना सीवियर शोक में है, वो हमें देखना होता है। तो सीवियरिटी के लिए हम यहां पर जनरली क्या यूज करते हैं? द डॉक्टर्स यूजुअली यूज दी शोक इंडेक्स। तो देखिए, पीपीएच कितना सीवियर है, दैट यू कैन डायग्नोस, वो आप देख सकते हो कितनी बुरी कंडीशन में है मदर की, वो आप शोक इंडेक्स से देख सकते हो। शोक इंडेक्स में यहां पर क्या होता है? शोक इंडेक्स का मतलब होता है हार्ट रेट डिवाइडेड बाई सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट डिवाइडेड बाई सिस्टोलिक बीपी। पेशेंट का जो ऊपर वाला बीपी का पैरामीटर है सिस्टोलिक बीपी, उसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ? हार्ट रेट के साथ में। तो हार्ट रेट जो है उसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ? सिस्टोलिक बीपी के साथ। हमें उसके रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमें एक इंडेक्स मिलेगी, एक पैरामीटर मिलेगा, वो हमें बताएगा कि पेशेंट को कितना सीवियर शोक है। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल इंडेक्स है वो होती है 0.5 से लेके 0.7 के बीच में, ये है नॉर्मल इंडेक्स। तो गाइस, शोक इंडेक्स अगर 0.5 से लेके 0.7 के बीच में है, 0.5 से लेके 0.7 के बीच में है, तो वो एक नॉर्मल शोक इंडेक्स होती है। उसके बाद इफ इट इज मोर देन 0.9 या मोर देन 0.9,
अगर वो 9 है, 0.9 है या उससे भी ज्यादा है, 0.9 से ज्यादा है, it indicates patient is in severe shock, need immediate ICU, immediate intensive care unit care. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट हमारे लिए यही है कि पेशेंट कितना सीवियर है, किस पेशेंट को हम हमारे जनरल वार्ड में रख सकते हैं, किस पेशेंट को हमें आईसीयू में शिफ्ट करना है। पीपीएच के पेशेंट की जब मैं बात करूं तो आपको शॉक इंडेक्स निकाल के आप देख सकते हो कि अगर पेशेंट का शॉक इंडेक्स 0.9 या उससे ज्यादा है, 0.9 या उससे ज्यादा है, तो हमें इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट करना है। कहां पर? इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में शिफ्ट करना है। किस चीज के लिए? फर्दर मैनेजमेंट के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया हमारा सीवियरिटी ऑफ दी पीपीएच की। पीपीएच की सीवियरिटी के अनुसार हमें कैसे मैनेज करना है। शॉक इंडेक्स मैंने आपको क्या बताया? हार्ट रेट हैज टू बी डिवाइडेड विद दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर ये इंडेक्स 0.5 से 0.7 के बीच में आ रही है तो वहां पर पेशेंट को कोई मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली फ्लूइड्स एंड मिनिमम मॉनिटरिंग इज इनफ। बट अगर ये 0.9 या उससे ऊपर क्रॉस हो जाता है, 0.9 इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट, देन इफ पेशेंट शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड टू दी ICU. ओके, नाउ यहां पर एक पॉइंट आता है कि लाइक व्हेनेवर एक, जैसे एम्स के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज फर्स्ट priority of a nurse, what is the first priority of a nurse in case of true PPH? कि जब भी कोई नर्स जब भी कोई पेशेंट होता है जो कि किसमें हो, ट्रू पीपीएच की कंडीशन में, तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ए नर्स इन केस ऑफ ए ट्रू पीपीएच पेशेंट इन वार्ड? तो हमारा वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या होगा? उस पेशेंट को पीपीएच की कंडीशन से बचाने के लिए उसका डायरेक्ट एक बहुत ही सिंपल आंसर जो कि WHO की तरफ दिया गया है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। हमें एक्स्ट्रा हाथ चाहिए, हैंड्स चाहिए, किस चीज के लिए? काम करने के लिए। अब बिकॉज पीपीएच में ब्लड लॉस हो रहा है, मदर शॉक की कंडीशन में जा रही है, अगर आप अकेले भागते रहे, अगर दौड़ते रहे, पेशेंट को आप लॉस कर दोगे, पेशेंट का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ता चला जाएगा। तो बेटर है, सिंपल सा पॉइंट ये है कि कॉल फॉर दी एक्स्ट्रा हेल्प। फाइन, एक्स्ट्रा हेल्प आएगा तो वो क्या क्या काम करेगा वो मैं सभी आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान में रखिए, कॉल फॉर दी एक्स्ट्रा हेल्प। तो गाइस, पहले मैं आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस बता देता हूं कि जब भी कोई पीपीएच का पेशेंट होता है हमें क्या क्लिनिकल मेजर्स लेने होते हैं। देखिए, क्लिनिकल मेजर्स की जब बात आती है, सबसे पहले मैंने कहा था आपको कॉल फॉर हेल्प, पहला पॉइंट। दूसरा, अप्लाई कार्डियक मॉनिटर, मतलब वाइटल्स की मॉनिटरिंग के लिए। यह हमारा सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा? सिक्योर टू, नॉट ए, सिक्योर टू लार्ज बोर कैनुला। देखिए, आप दो बड़ी कैनुला, आप एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए 18 गेज की लगा सकते हो, 18 गेज की कैनुला लगा सकते हो। यहां पर जितना जल्दी हो सके हमें कैनुला लगाना है। अगर सपोज कीजिए आपने 1 घंटा या थोड़ी बहुत देर और डिले किया, ब्लड लॉस हो जाएगा तो ब्लड वेजल्स कोलैप्स होना शुरू कर देंगी। जब कोई भी पेशेंट शॉक में होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है, तो हमारी बॉडी के जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं, हाथ है या पैर है या एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, वहां से पूरे ब्लड को खींच लिया जाता है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसफर करने के लिए। ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होती है। तो क्या होगा, अगर आप 1-1.5 घंटे बाद में अगर आप यहां पर वेन ढूंढने बैठ जाओगे मदर की, आपको वेन नहीं मिलेंगी। वेन होंगी वो कोलैप्स हो जाएंगी। कंडीशन क्यों? मदर शॉक में है।
तो इमीडिएटली हमें जितना जल्दी हो सके 2 लार्ज बोर कैनोला अप्लाई करनी है, सिक्योर करनी है। एग्जांपल आप 18 गेज कैनोला लगा सकते हो। फाइन, नेक्स्ट वन, तो ऑक्सीजन इनहेलेशन कौन से वाले में? मेनली मेजर एंड सीवियर पीपीएच के अंदर, मेजर एंड सीवियर पीपीएच में यू नीड टू एडमिनिस्टर दी ऑक्सीजन। मतलब यहां पर आपको ऑक्सीजन का पॉइंट में जो है वो मैं ये बता रहा हूं, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन मैनेजमेंट। वहां पर आपको एयरवे सिक्योर करना है मदर का, ब्रीथिंग पैटर्न्स मॉनिटर करने हैं, सर्कुलेशन मतलब कार्डियक मॉनिटरिंग आपको करनी है, देखना है कि पेशेंट की हार्ट रेट क्या चल रही है। दीज 3 थिंग्स टू बी मॉनिटर्ड फर्स्ट, इनके ऊपर हमेशा फोकस करना है। नेक्स्ट वन, स्टार्ट बोलस आईवी फ्लूइड्स। हमें क्या करने हैं? पेशेंट को बोलस आईवी फ्लूइड्स देने हैं। बोलस आईवी फ्लूइड्स में हम यहां पर क्रिस्टलोइड्स यूज कर सकते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं आरएल और नॉर्मल सलाइन की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन की बात कर रहा हूं। तो हमें बोलस फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। देखिए पेशेंट शोक में है, हाइपोवोलेमिक शोक में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए, पेशेंट को हाइपोटेंशन से बचाने के लिए, ऑर्गन डैमेज होने से बचाने के लिए क्रिस्टलोइड देना होगा। प्लस इसके अलावा हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप आईवी स्लो, लाइक स्लो आईवी आप बता सकते हो। ऑक्सीटोसिन ड्रिप, ऑक्सीटोसिन कभी भी बोलस नहीं देना है। नेवर गिव आईवी बोलस ऑक्सीटोसिन। हमें क्या करना है यहां पर? वी हैव टू स्टार्ट दी ऑक्सीटोसिन ड्रिप। हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए लाइक 10 यूनिट मिक्स विद 500 ml NS। नॉर्मल सलाइन में आपने 10 यूनिट मिक्स किया। यू कैन स्टार्ट विद 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, लाइक दिस यू कैन स्टार्ट। सो एक साइड में एक आईवी कैनोला से आप बोलस आईवी फ्लूइड्स जा रहा है, क्रिस्टलोइड्स जा रहे हैं, और दूसरी साइड से आपका स्लोली, देखिए पीपीएच में बड़ा कारण क्या बताया था मैंने? 90% पीपीएच का कॉज है एटोनिक यूट्रस। तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस को वापस लाने के लिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड वेजल्स जो एंडोमेट्रियम के साइड से हैं, जो साइनस ओपन है, वो कंटिन्यू आर्टरियल ब्लीड करते रहेंगे और मदर को पीपीएच बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा प्लान है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करें, इसके लिए हमने क्या दिया? ऑक्सीटोसिन दिया। फाइन, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट जनरल मैनेजमेंट में हमें यहां पर प्लान करना है यूट्राइन मसाज का। वैसे आज के समय में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, कि जो हमारा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आता है, जिसको हम AMTSL कहते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि 5 मिनट में हम प्लेसेंटल डिलीवरी करवाते हैं, उसमें यूट्राइन मसाज जो होता है वो WHO के रिकमेंडेशन में नहीं आता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेशन होता है, SOPs होती हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसमें ये नहीं आता है यूट्राइन मसाज। बट जब हम पीपीएच का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जब व्हेन वी रीड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, तो उस सिचुएशन में हमें यूट्राइन मसाज पॉइंट भी रखना चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट पॉइंट, यूट्राइन मसाज के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? यस, सेंड ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग, सेंड द ब्लड फॉर द क्रॉस मैचिंग। हमें सेंड सैंपल लिख लीजिए आप, ब्लड सैंपल, सेंड द ब्लड सैंपल फॉर क्रॉस मैचिंग इफ रिक्वायर स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अगर जरूरत है। वहां पर मदर शॉक की कंडीशन में कंटिन्यू जारी है, जो आपका शॉक इंडेक्स है, अगर शॉक इंडेक्स सपोज कीजिए मोर देन 1.1 हो जाए, तो हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है। ये भी याद रखना है। मतलब 0.5 से लेके 0.7 तक नॉर्मल था, 0.9 से ऊपर है, पेशेंट शॉक में है, अगर वो 1.1 से ऊपर हो जाए शॉक इंडेक्स, तो हमें प्लान करना है किस चीज के लिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ये पॉइंट भी हमें याद रखना होगा। नाउ ऑल्सो
जनरल मैनेजमेंट में एक और पॉइंट याद रखिए, एडमिनिस्टर मेथार्जिन, हम लोग क्या दे सकते हैं, मेथार्जिन दे सकते हैं, या फिर ट्रानेक्सामिक एसिड दे सकते हैं 500 mg IV, ट्रानेक्सामिक एसिड। तो गाइज ये हमारा पॉइंट्स हुआ कुछ जनरल मैनेजमेंट का, कुछ गाइडलाइंस का, कि अगर कोई भी पीपीएच का पेशेंट पोस्टपार्टम हेमरेज का जब पेशेंट आएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कैसे उसको मैनेज करना है। इतने पॉइंट्स एटलीस्ट आपको हर समय आपके माइंड में जरूर होने चाहिए कि मेरे पास अगर कोई पीपीएच का पेशेंट आएगा तो आते ही सबसे पहले मैं मेरे जो सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, मेरे दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दूसरे नर्सेज हैं, उनको बुलाऊंगा फाइन इमीडिएटली, ताकि पेशेंट्स को हम जल्दी ही रिससिएट कर सकें। गाइज ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग दिस इज दी रिससिटेशन ऑफ पीपीएच पेशेंट की गाइडलाइंस में आता है। ये क्या चीज है, दिस इज द रिससिटेशन ऑफ द पीपीएच पेशेंट। जब भी कोई पीपीएच का पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको कैसे रिवाइव करना है, कैसे रिवर्ट करना है, वापिस शोक से बाहर कैसे लाना है, वो चीजें इसमें आती हैं। गाइस इसमें मैंने सबसे पहले बताया कॉल फॉर द एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा आपको हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाना है। नेक्स्ट वन, अप्लाई द कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर जो है वो हमें अप्लाई करना है पेशेंट के लिए। वाई दिस कार्डियक मॉनिटर? कार्डियक मॉनिटर का रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होगा कि हमें वाइटल मॉनिटरिंग करना है। हमें क्या करना है, वाइटल मॉनिटरिंग करना है। उसमें हमें पेशेंट्स के अंदर SpO2 मिलेगा, हार्ट रेट मिलेगा, हमें पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर के बारे में मिलेगा, वो सब चीजें हमें यहां पर मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट वन, वी हैव टू सिक्योर दी 2 लार्ज बोर IV कैनुला। हमें 2 बड़े IV कैनुला, जब तक वेन कोलैप्स ना हो जाए उससे पहले ही हमें 2 लार्ज बोर IV कैनुला लगाने हैं। एग्जाम्पल कितने बोर के, हम लोग 18 गेज के कैनुला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन इनहेलेशन। ऑक्सीजन इनहेलेशन का पॉइंट यहां पर जरूरत होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था जब पेशेंट को ब्लड लॉस ज्यादा होगा उस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होगा, दैट लीड्स टू दी हाइपोक्सिया। सो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की रिस्क से बचाना है तो हमें यहां पर क्या करना है, उस पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है। नेक्स्ट वन, एयरवे मैनेजमेंट भी साथ साथ में करना है। एयरवे मतलब A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन, इसका प्रोटेक्शन करना है। कहीं ये ना हो कि जब पेशेंट है वो एस्पिरेट कर जाए, पेशेंट जो है उस एस्पिरेट की वजह से उसके ब्रीथिंग एफर्ट्स कम हो जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए, तो हमें एयरवे को जरूरत पड़े तो एयरवे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न्स मॉनिटर करने हैं, कार्डियक सर्कुलेशन मॉनिटर करना है कि पेशेंट का पेरिफेरल परफ्यूजन कैसा है, पेरिफेरल परफ्यूजन के अलावा सेरेब्रल परफ्यूजन कैसा है, वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट वन, हमें IV फ्लूइड्स देने होते हैं, बोलस IV फ्लूइड्स। बोलस IV फ्लूइड्स में हमें यहां पर क्या देना है, क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड्स में हम लोग आरल रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं या नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, वी शुड स्टार्ट दी ऑक्सीटोसिन ड्रिप। यस एग्जैक्टली, टू प्रिवेंट द एटोनिक यूट्रस वी शुड गिव दी ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ऑक्सीटोसिन ड्रिप हमें से स्लो IV देना है, कभी भी बोलस IV ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। यहां पर आप इसमें क्या करोगे, जैसे 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट या 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन आपको मिक्स करना है किसके अंदर, 500 ml के नॉर्मल सलाइन में, 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद उसको 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से रन करना है। फाइन। इसके अलावा फर्दर मैनेजमेंट में हमें यूट्राइन मसाज करनी है। यूट्राइन मसाज बेसिकली करने से क्या होगा, यूट्रस है वो स्टिमुलेट होगा और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो वापस स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, वी हैव टू सेंड द ब्लड सैंपल। हमें ब्लड सैंपल भेजना है किस चीज के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए। और अगर जरूरत पड़ी, शॉक इंडेक्स 1.1 से ऊपर गया तो स्टार्ट दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फाइनली, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो टू कंट्रोल द ब्लीडिंग वी कैन एडमिनिस्टर दी इंजेक्शन मेथार्जिन और इंजेक्शन ट्रानेक्सामिक एसिड IV। तो गाइस ये था हमारा रिससिटेशन प्रोटोकॉल्स कि कोई भी पेशेंट जो शॉक की कंडीशन में आता है, पीपीएच को है, उसको कैसे रिससिएट करना है। तो हाउ टू रिससिएट सच पेशेंट्स, आपके पास गाइडलाइंस मौजूद हैं। चलिए अब हम और आगे फर्दर मैनेजमेंट में बात करते हैं। नेक्स्ट,
सी पीपीएच का मैनेजमेंट जो होगा वो अलग अलग गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मेथड्स ऑफ पीपीएच मैनेजमेंट, कि पीपीएच के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या मेथड्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेडिकल मेथड, मेडिकल मेथड का एग्जांपल मतलब मैं किसकी बात करूंगा यहां पर, आई विल टॉक अबाउट दी ड्रग्स, हमें इससे मैनेज करना है। दूसरा हम फॉलो कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा सर्जिकल मेथड। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द लास्ट थर्ड स्टेप। So like this we have to manage, means we should manage the PPH first with the help of drugs. अगर ड्रग्स का स्टोरी फेल हो जाए, इफ द ड्रग्स आर नॉट फंक्शनिंग, अभी भी मदर पीपीएच में जा रही है, वी कैन गो फॉर मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स फेल हो गई तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक ही बचेगा, दैट इज द सर्जिकल मेथड्स। ऑलराइट गाइस, तो अब हम यहां पर वन बाय वन इन सब के बारे में कंप्लीटली या थरोली डिस्कस करेंगे। फाइन, देखिए सबसे पहले जब आप बात करते हैं ड्रग्स की, तो ये याद रखिए ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीपीएच। पीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ऑक्सीटोसिन। ऑलराइट गाइस, देखिए अब यहां पर जो हम लोग ड्रग्स देंगे, ड्रग्स में हम लोग मेनली यूज कर रहे हैं एक्बॉलिक्स को। हम क्या यूज करेंगे, एक्बॉलिक्स। गाइस व्हाट इज दी एक्बॉलिक्स, एक्बॉलिक्स का मतलब होता है ड्रग विच कैन इंक्रीज और बिगिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो गाइस एक्बॉलिक्स का मतलब आपको क्या समझ में आया, एक्बॉलिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को या तो स्टार्ट कर सकती हैं या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकती हैं। हम उन सारी ड्रग्स को किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्बॉलिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। गाइस एक्बॉलिक्स का यहां पर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के अलावा मेथार्जिन, मतलब इर्गोमेट्रिन और मेथार्जिन, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, फाइन, ये सब कुछ किस में आते हैं, दिस ऑल थिंग्स कम अंडर एक्बॉलिक्स। तो गाइस एक्बॉलिक्स का मतलब कोई भी ड्रग्स जो या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करती है या उनको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है उनकी इंटेंसिटी को, हम उनको बोलते हैं एक्बॉलिक्स। एक्बॉलिक्स के अंदर यहां पर ऑक्सीटोसिन भी आएगा, ऑक्सीटोसिन के अलावा मेथार्जिन या इर्गोमेट्रिन कैटेगरी ड्रग्स भी आएंगी या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हमें यूज करनी है किसके मैनेजमेंट के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट के लिए बात करनी है। फाइन, अब हम यहां पर वन बाय वन इन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। फाइन, सबसे पहले यहां पर पॉइंट है ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड कि हम ऑक्सीटोसिन को यूज कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन के अंदर आपको मैंने लिखा ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पीपीएच। दूसरा मैंने लिखा नेवर गिव आईवी बोलस ऑक्सीटोसिन, आईवी बोलस कभी भी नहीं देना है। नेवर, नेक्स्ट वन पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए एड 10 to 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में आपको मिक्स करना है एट द रेट ऑफ 40 to 60 ड्रॉप्स पर। आपको क्या काम करना है, आपको 10 to 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऐड करनी है किसके अंदर, 500 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर, एंड यू हैव टू रन एट द रेट ऑफ 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट। ये चीज आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दी ऑक्सीटोसिन। गाइस ऑक्सीटोसिन के बाद
ऑक्सीटोसिन के बाद जो सेकंड ड्रग आएगी वो है कार्बिटोसिन। कार्बिटोसिन क्या होता है? कार्बिटोसिन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिन, मतलब जो हम नेचुरल ऑक्सीटोसिन पेशेंट को दे रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है कार्बिटोसिन। चलिए बात करते हैं इस ड्रग के बारे में। तो हमारा सेकंड ड्रग है कार्बिटोसिन। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कार्बिटोसिन क्या होता है। इट इज ए सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था नेचुरल ऑक्सीटोसिन, अब यह है सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन एनालॉग। तो बेसिकली इट्स आप ऐसा कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीटोसिन, या आप ऐसा कह सकते हो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का जो नाम है वो है कार्बिटोसिन। क्या नाम है इसका? कार्बिटोसिन। गाइस कार्बिटोसिन के बारे में एक याद रखिए, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीटोसिन। इट इज स्ट्रॉन्गर देन दी ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन से भी ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। दैट इज दी कार्बिटोसिन। कार्बिटोसिन के बारे में याद रखना, इसके डोज के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो, डिस्कस करूं तो, इसका डोज जो होता है वो है 100 माइक्रोग्राम। क्या है? 100 माइक्रोग्राम आईवी। ऑल राइट। सो गाइज ये था रिगार्डिंग दी कार्बिटोसिन। फाइन। तो कार्बिटोसिन जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिन होता है, या स्ट्रॉन्गर देन द ऑक्सीटोसिन होता है, एंड इट इज ए सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन एनालॉग होता है। तो ये था रिगार्डिंग कार्बिटोसिन। अब हम जिक्र करते हैं थर्ड ड्रग के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल ऑक्सीटोसिन, जिसकी 10 to 20 यूनिट 500 ml एनएस में थी। दूसरा हमने किसके बारे में डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कार्बिटोसिन के बारे में। अब थर्ड जो हमारे पास आता है वो है मेथार्जिन। क्या होगा? मेथार्जिन। मेथार्जिन आपको क्या कितना डोज देना है? 0.25 mg IM और IV। 0.25 mg IV और IM आपको मेथार्जिन को यूज करना है। मेथार्जिन को आपको अवॉइड करना है कार्डियक केसेस के अंदर। जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उसमें आपको मेथार्जिन नहीं देना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सीवियर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो कार्डियक पेशेंट में हमें अवॉइड करना चाहिए क्या चीज? मेथार्जिन। मेथार्जिन क्या करवाता है? इट लीड्स टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये ब्लड वेजल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इट कॉज दी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ दी ब्लड वेजल्स। ये पॉइंट किसका है? रिगार्डिंग दी मेथार्जिन। नाउअडेज मेथार्जिन इज ऑलमोस्ट आउटडेटेड। आज के समय में मेथार्जिन बहुत ही रेयरली यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशन। किस कारण से? इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण से, इसके एडवर्स इफेक्ट के कारण से मेथार्जिन जो होता है वो बहुत ही रेयरली आजकल यूज होता है। ऑलराइट गाइस, और मेथार्जिन को हम कभी भी फीटल डिलीवरी से पहले यूज नहीं करते हैं। इसलिए यूज नहीं करते मेथार्जिन को फीटल डिलीवरी से पहले, बिकॉज जो मेथार्जिन होता है वो क्या काम करवाता है? मेथार्जिन जो होता है वो पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस को डिस्टर्ब करता है। ये क्या काम करता है? यूट्राइन टिटेनी करवा सकता है। मेथार्जिन कैन कॉज दी यूट्राइन टिटेनी, मीन्स इट कैन डिस्टर्ब दी पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस की जो पोलैरिटी बनी हुई है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है यूट्राइन टिटेनी। सो दैट वी शुड नॉट यूज इन द अर्ली स्टेज ऑफ द लेबर। ऑलराइट गाइस, ये था रिगार्डिंग दी मेथार्जिन। हम यहां पर मेथार्जिन क्यों दे रहे हैं? इट इज गिवन टू कंट्रोल ब्लीडिंग। मैटर खत्म। फाइन। मेथार्जिन के बाद में जो नेक्स्ट ड्रग आता है दैट इज दी लाइका। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। तो गाइस एक्बोलिक्स की कैटेगरी के अंदर हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा, कार्बिटोसिन के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया मेथार्जिन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी ड्रग्स हैं दैट इज दी प्रोस्टाग्लैंडिन इन दी पीपीएच। कि प्रोस्टाग्लैंडिन का पीपीएच में क्या रोल होता है? देखिए यहां पर
जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला प्रोस्टाग्लैंडिन है वो है हमारे पास 15 मिथाइल PGF2 alpha. 15 methyl PGF2 alpha. This is the one of the strongest prostaglandin. One of the strongest prostaglandin जो होता है वो क्या है? कार्बोप्रोस्ट होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? 15 मिथाइल PGF2 alpha, या इसी का ही दूसरा नामकरण होता है कार्बोप्रोस्ट। So we should not forget that it is called as कार्बोप्रोस्ट। कई बार एग्जाम में इसको डायरेक्टली नाम से भी लिखा जाता है कार्बोप्रोस्ट। इट इज नथिंग बट इट इज 15 मिथाइल PGF2 alpha। तो यह हमें याद रखना है। हम इसको कैसे देंगे, क्या बेसिकली कार्बोप्रोस्ट का डोजेज देंगे? ये होता है, अगर आप डोज की बात करो तो 250 माइक्रोग्राम, मैंने कितना बताया? 250 माइक्रोग्राम IM देना होता है। वी कैन रिपीट इन एवरी 15 मिनट्स। वी कैन रिपीट इन एवरी 15 मिनट्स। ये पॉइंट जरूर याद रखना, मैक्सिमम 8 डोजेज। ये जरूर आप लोगों को याद रखना है कि हमें मैक्सिमम कितना डोज देना है इसका? 8 डोजेज। डोज क्या बताया मैंने? 250 माइक्रोग्राम। You can repeat this dose, IM dose, in every 15 minutes, but you have a limit that आप maximum 8 डोज दे सकते हो, 8 बार रिपीट कर सकते हो, not more than that। तो ये गाइस किसकी स्टोरी में बता रहा हूं आप लोगों को? कार्बोप्रोस्ट के बारे में बता रहा हूं। गाइस कार्बोप्रोस्ट को हम 2 रूट से दे सकते हैं। रूट ऑफ कार्बोप्रोस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों से, IM। एक और इंपॉर्टेंट रूट है इंट्रा मायोमेट्रियली, मतलब डायरेक्टली आप मायोमेट्री में दे सकते हो। वैसे अगर मैं आपसे नेचुरली बात करूं तो पहले भी मैंने ओबीजी में आपको बताया है कि कार्बोप्रोस्ट जो होता है ये सिंथेसाइज होता है मायोमेट्रियम से। कार्बोप्रोस्ट कहां से सिंथेसाइज होता है? नेचुरल कार्बोप्रोस्ट जो होता है उसको कौन बनाता है? मायोमेट्रियम बनाता है। मायोमेट्रियम यूट्रस की मिडिल लेयर का नाम है। मायोमेट्रियम का क्या काम होता है? मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब मुद्दे की बात यह है कि कार्बोप्रोस्ट को आप क्या दे रहे हो? या तो IM दे रहे हो या आप डायरेक्टली इंट्रा मायोमेट्रियली दे रहे हो। मायोमेट्रियम के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हो। ये आपको साइट मिल गया। नेक्स्ट वन, अगला हमारा पॉइंट ये है कि कार्बोप्रोस्ट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या बताया मैंने? एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बोप्रोस्ट। It can cause nausea, vomiting, diarrhea, fever, bronchial spasm. So guys, be careful that asthma के पेशेंट को, a patient who is having asthma should not receive the कार्बोप्रोस्ट। आस्थमा के पेशेंट को आपको कार्बोप्रोस्ट कभी भी नहीं देना है। कारण आस्थमा के पेशेंट को आपको कार्बोप्रोस्ट क्यों नहीं देना है? सिंपल सा रीजन आपके यहां पर लिखा हुआ है, ब्रोंकियल स्पाज्म। सो आप तो साइड में लिख भी सकते हो, नेवर गिव इन आस्थमा पेशेंट। तो आपको कभी भी नहीं देना है। कौन से केसेस के अंदर? आस्थमा के केसेस के अंदर, अस्थमा के पेशेंट्स को आपको कार्बोप्रोस्ट नहीं देना है। सिंपल रीजन आपके सामने है, ब्रोंकियल स्पाज्म। तो गाइस ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, फीवर, डायरिया, लूज मोशंस, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग। किस चीज के? कार्बोप्रोस्ट के। कार्बोप्रोस्ट जो होता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। कार्बोप्रोस्ट का रोल क्या है? कार्बोप्रोस्ट डायरेक्टली यूट्राइन मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करती है और वहां से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाएगा? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जो हमारी कैटेगरी थी रिगार्डिंग दी प्रोस्टाग्लैंडिन, उस प्रोस्टाग्लैंडिन की कैटेगरी में एक और जो ड्रग आती है हमारे पास में, वो है मीजोप्रोस्टोल, दैट इज द PGE1। मीजोप्रोस्टोल
मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल को आप बेसिकली लाइक कितना डोजेस क्या दे सकते हो? मीजोप्रोस्टोल जो होगा उसको आप लाइक स्टार्ट फ्रॉम द 200 माइक्रोग्राम मैक्सिमम 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअली। देखिए आप इसको वेजाइनली सपोजिटरी के रूप में दे सकते हो, वेजाइनल सपोजिटरी के रूप में दे सकते हो, बट अभी यहां पर पेशेंट को करंटली एक्टिव ब्लीडिंग है। एक्टिव ब्लीडिंग है तो आपका यहां पर जो ड्रग है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर आप इसको वेजाइनल सपोजिटरी के रूप में दोगे। तो क्या करना पड़ेगा आप इसको सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, जैसे सपोज कीजिए हम आइसोसोर्बाइड जो होती है उस ड्रग को, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी को देते हैं, वैसे ही हम इसको सबलिंगुअली दे सकते हैं। हम लोग 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम स्टार्टिंग डोज है, मैक्सिमम 800 माइक्रोग्राम। मैक्सिमम पेशेंट को कितना देना है? 800 माइक्रोग्राम देना है। ये आता है मीजोप्रोस्टोल। तो गाइस प्रोस्टाग्लैंडिन में मैंने आपको दो ड्रग पढ़ाई, एक तो पढ़ाया कार्बोप्रोस्ट और दूसरा क्या पढ़ाया मैंने आपको रिगार्डिंग दी मीजोप्रोस्टोल। फाइन। तो गाइस टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको कौन सी ड्रग्स बताई? एक तो बताया मैंने आपको मेथार्जिन, दूसरी ड्रग कौन सी होती है? ट्रानेक्सामिक एसिड। मेथार्जिन प्लस दूसरा क्या है? ट्रानेक्सामिक एसिड। मेथार्जिन के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा था आपको 0.25 mg IV या IM दे सकते हो इन एवरी 15 to 30 मिनट्स, एवरी 15 to 30 मिनट्स। ट्रानेक्सामिक एसिड जो होता है इसका 500 mg IM और IV आपको देना है, 500 mg IV और IM देना है। रिपीट इन 4 to 6 आवर्स। हम इसको हर 4 से 6 घंटे बाद में क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो गाइस ये था रिगार्डिंग दी टू कंट्रोल द ब्लीडिंग सिचुएशन रिगार्डिंग दी ट्रानेक्सामिक एसिड। तो ट्रानेक्सामिक एसिड जो होता है ये आज के टाइम में बहुत कॉमनली यूज होता है इमरजेंसी सेटअप के अंदर। क्या काम आता है? ये ब्लीडिंग को रोकने के अंदर काम आता है। नॉट ओनली पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के अलावा भी कहीं पर बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जैसे इसोफेजियल वेरिसेस है या कोई और कारण से कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं? ट्रानेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन दे सकते हैं। ट्रानेक्सामिक एसिड आप आईवी दे सकते हो, आईएम दे सकते हो। अगर पेशेंट कंप्लीटली स्टेबल है तो ये टेबलेट फॉर्म में आता है ट्रानेक्सामिक एसिड। ऑल राइट गाइज, तो बाय दिस हमने डिस्कस किया किसके रिगार्डिंग? अभी तक हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। गाइज यहां पर आप सबसे पहले या जो जो ड्रग्स यूज करोगे उसकी कैटेगरी के बात में बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देना होगा पेशेंट को? जैसे हम लोग प्रायोरिटी के बारे में बात करें, प्रायोरिटी ऑफ ड्रग्स, आप बोलोगे सर इतनी सारी दवाइयां बता दी, कौन सी पहले कौन सी बाद में देनी है? तो प्रायोरिटी ऑफ ड्रग्स में सबसे पहले हमें ऑक्सीटोसिन या कार्बिटोसिन, ये डॉक्टर पे डिपेंड करेगा कौन सी देता है, ऑक्सीटोसिन या कार्बिटोसिन टोसिन। उसके बाद हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं? देन वी कैन रिपीट दी, हम दे सकते हैं मेथार्जिन। मेथार्जिन के बाद हम दे सकते हैं कार्बोप्रोस्ट या मीजोप्रोस्टोल। उसके बाद कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमें लास्ट ऑप्शन रखना है ट्रानेक्सामिक एसिड। ओके, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आप किसके रूप में दे रहे थे? ड्रिप के रूप में दे रहे थे, या कार्बिटोसिन भी आप दे सकते हो 100 माइक्रोग्राम। कार्बिटोसिन के अलावा मेथार्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इज कार्बोप्रोस्ट या मीजोप्रोस्टोल, एंड फाइनली ट्रानेक्सामिक एसिड। तो गाइस ये था हमारा मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? मेडिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं रिगार्डिंग दी मैकेनिकल मैनेजमेंट की तरफ।
गाइस मैकेनिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, वी विल यूज सम ऑफ द मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में जैसे सपोज कीजिए कौन कौन सी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्राइन मसाज और बाई मैनुअल कंप्रेशन। मतलब या तो आप यूट्रस के लगातार कंटिन्यूअसली यू कैन मसाज द यूट्रस, ओके, either you can go for uterine massage or you can go for the bimanual compression। bimanual compression का मतलब क्या है? bimanual compression का मतलब ये होता है कि फर्स्टली लाइक आप लोगों को एक दो हैंड से सपोर्ट कीजिए तो एक हाथ से आपको एक्शनल प्रेशर लगाना है। द सेकंड हैंड जो कि स्टराइल हैंड होता है, ग्लाउड हैंड होता है, ग्लाउड्स वाला हैंड है, उसको हमें इंसर्ट करना है यूट्रस के अंदर। तो वन हैंड विल बी ऑन द इनसाइड ऑफ द यूट्रस, वन हैंड विल बी अबव द यूट्रस। तो उससे हमें क्या करना है, लगातार वहां पर प्रेशर लगाना है। ये काउंटर प्रेशर हो गया, इसका नाम रखा गया बाई मैनुअल। बाई मैनुअल का मतलब एक तो आउटसाइड से, एक दूसरा इनसाइड से कंटिन्यू कंप्रेसर लगाना है, दैट इज कॉल्ड बाई मैनुअल कंप्रेशन। फाइन, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत ही मुश्किल है, बट करना पड़ता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। हमने लगातार यूट्राइन मसाज किया। यूट्राइन मसाज करने से जो यूट्रस सॉफ्ट है वो हार्ड भी हो सकता है। अगर यूट्रस हार्ड है इसका मतलब यूट्रस एटोनिक नहीं है, वो टोनिक यूट्रस है। ओके, ये चीज याद रखनी है। गाइज एक बार मैं आपको यहां पर स्टॉप करके एक पॉइंट पे लेके चलना चाहता हूं कि कैसे पता चलेगा कि यूट्रस जो है वो ट्रॉमेटिक है या एटोनिक है। मतलब एटोनिक है या ट्रॉमेटिक है, ऐसे कैसे पता चलेगा? एटोनिक यूट्रस का मतलब यह है पैल्पेट पर अब्डोमिनली। हमें कैसे पैल्पेट करना है? अब्डोमेन में पैल्पेट करना है, पैल्पेट पर अब्डोमिनली। इफ कांट पैल्पेट इट इज एटोनिक। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यूट्रस को पैल्पेट कीजिए अब्डोमेन में, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर पैल्पेट कीजिए। किस चीज को? यूट्रस को। अगर आप पैल्पेट कर पाते हो, याद रखिए इफ पैल्पेबल, ये नोट रखना, आपको पॉइंट लिखना है। इफ पैल्पेबल यूट्रस इट इज ए हार्ड, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं फर्म, हार्ड या फर्म यूट्रस। ये मोस्टली क्या है? ये मोस्टली ट्रॉमेटिक है। देखिए अगर ट्रॉमेटिक यूट्रस होगा तो उसकी टोन में कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी टोन वैसे की वैसी रहेगी। इसका मतलब यूट्रस कैसा होना चाहिए? हार्ड या फर्म, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो वो ट्रॉमेटिक यूट्रस है। कैसे पता चलेगा यूट्रस हार्ड है या है? तो वो पैल्पेबल